एक हैं भाई साहब, दर्शक ही हैं, लगातार वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो विदेशी लोगों को क्या वोट देने का अधिकार है कि नहीं है। सवाल ये नहीं है कि विदेशी लोगों को, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो अफगानिस्तानी हो, जो भी कह लीजिए आप, रोहिंग्या कह लीजिए या जो भी, उनको वोट देने का अधिकार है कि नहीं, ये सबको पता है। बच्चे बच्चे को पता है कि अगर वो भारत के नागरिक नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अगर 11 साल की सत्ता होने के बावजूद ये रोहिंग्या हो या अफगानिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, ये भारत में आ कैसे रहे, कहां से आ रहे हैं, कौन ला रहा है इनको, कैसे आने दिया जा रहा है? जो लोग सीमा पर हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारा खेल जो है खुद खेला जा रहा हो, सत्ता में बैठे लोग जो है वो खुद अपने लिए लेकर के आते हो और आरोप विपक्ष के ऊपर लगता है? आखिर ये आते कैसे? गृह मंत्री से पूछो कॉलर पकड़ के कि कैसे आ जाते हैं ये अंदर। कैसे आप प्रदेशों में जाकर के दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि आपने इनको वोटर बना दिया, आपने उनको वोटर बना दिया? पकड़िए कॉलर उनका, पूछिए उनसे, है हिम्मत? नहीं। फिर क्या जरूरत है इस तरीके के सवाल उठाने की? चर्चा में आए हैं, कुछ समझना हो, सुनना हो तो समझिए, अच्छा सवाल हो तो भेज दीजिए, नहीं हो तो मौज करिए चुपचाप। है संजीव सर, जो स्थिति है वोटर लिस्ट को लेकर के, ये जो विवाद शुरू हुआ है, जिस तरीके से कहा जा रहा है नाम कटने का डर है, नाम कटने का डर ज्यादा है या भाई वो तो एक प्रोसेस है जैसा सरकार दावा कर रही है, तो उसमें नाम बढ़ भी सकते हैं, जिनके छूटे होंगे वो नाम बढ़ेंगे, जिनका जो नागरिक नहीं होंगे या जिनके पास कागजात नहीं होंगे उनके नाम काट दिए जाएंगे। सरकार तो यही कह रही है कम से कम। जी बिल्कुल राम प्रकाश जी, देखिए ये जो साथी जो पूछ रहे होंगे, जो कह रहे हैं, उनको तो आपने समुचित जवाब दे ही दिया। लेकिन यही एजेंडा सेटिंग है, और ठीक इलेक्शन के वक्त हटाना हो या जोड़ना हो, आपको ये काम करके आपने फरवरी में ऑलरेडी मतदाता लिस्ट प्रकाशित कर दिया 6 महीना पहले, तो उसके बाद अब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है और क्यों कर रहे हैं? इसके पहले आपने क्यों नहीं किया? बाकी तो आपने उनको जवाब दिया ही। तो ऐसे ही लोग जो उनको जो आपने जवाब दिया वो रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक सेट ट्रेंड के साथ हैं। वो यही बात कहने के लिए, यदि मैं नहीं, हर व्यक्ति को पेड नहीं मानता कि वो आईटी सेल हैं, लेकिन यह उनका ये भी हो गया है, मानसिक संरचना भी इस तरह से भाजपा के कुछ समर्थकों का तो बना ही हुआ है ना, तो उनको वो इसी तरह से सोचेंगे। वो सब सवाल अमित शाह वगैरह से नहीं करेंगे। बीजेपी भी इसी वक्त एजेंडा बनाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपने फरवरी में जब कर दिया तो उसके बाद दोबारा करने की क्या जरूरत है? दूसरा कि आप 25 से 26 दिन में ये एकदम से मैसिव एक्सरसाइज कैसे करेंगे? तीसरी बात कि जो आपकी टेंडेंसी दिखाई पड़ती है, जिसका सबसे बड़ा सीधा साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मुसलमान इलाकों में जिस तरह से घेराबंदी की गई वोटर्स की, तो उससे वो दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किनको रोकना चाहती है। पहले मुसलमान नंबर पे हैं क्योंकि वो घोषित रूप से विपक्ष के वोटर हैं ज्यादातर, और दूसरा फिर जाति आधार पे बातें होती हैं। मैंने नहीं फॉर्म देखा है, सकेब कह रहे हैं कि जाति पूछी जा रही है, तो ये तो फिर एक बार और सीधा सीधा जो हम लोगों का संदेह है उसको पुष्ट करता है कि मुसलमानों को और वैसा जाति वर्ग, वोट वर्ग जो भाजपा को वोट माना नहीं करता हो, उनको ये डिस्टर्ब करेंगे, ये स्पष्ट है। ये अपने बचाव में जो तर्क लेकर के आएंगे वो ये लेकर के आएंगे, अभी तक मैंने इनका तर्क देखा नहीं है लेकिन लेके आएंगे, ये सब तो लेके आ ही रहे हैं। रोहिंग्या वगैरह जो 4 सूत्रीय एजेंडा दिया है चुनाव आयोग ने, उससे भी ये दिखता है कि उसका जो पुनरीक्षण हो रहा है वो राहुल गांधी के उठाए गए सवालों के हिसाब से भी उनका जवाब यही होगा कि भाई आप कह रहे हैं तो हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कैसे आया और कैसे नए ऐड हो गए। एक मिनट संजीव भाई, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो कल तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का डॉक्यूमेंट है, ये मैंने निकाला है प्रिंट, इसमें लिखा है साफ साफ कि सवाल ये है कि क्या बिहार के आम नागरिक निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अपने माता या पिता की जन्मतिथि और जन्मस्थान का प्रमाण पत्र ला सकता है? निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से 3 अपेक्षाकृत अधिक आम है: जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। ये तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मेंशन है जी। तो ये है
ऐसे में इरादा दर्शकों स्पष्ट के है। लिए दर्शकों के लिए हमारे स्क्रीन पे भी सेम वो फॉर्म है जो बिल्कुल संदीप बता रहे हैं, एग्जैक्टली यही है। सवाल बता रहे हैं। प्लीज संजीव सर। तो राम प्रकाश जी, इरादा स्पष्ट है टाइमिंग के हिसाब से भी, और जो एजेंडा है इसका, जो जनादेश है 25 दिनों के पुनरीक्षण का, उससे भी साफ साफ दिखता है। नैरेटिव वार में नैरेटिव अपनी ओर कैसे खींचेंगे, उसके 2 पॉइंट्स हमने बात की। अब रही बात की तो क्या किया जाए डेमोक्रेटिक सेटअप पे, सड़क पे उतरा जाए, चुनाव बहिष्कार किया जाए, क्या किया जाए? तो मुझे लगता है कि विपक्षी दल अब तक आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बाहर आया हो तो बताइएगा, शायद ये लोग निश्चित तौर पे कोर्ट जाएंगे टाइमिंग के हिसाब से। दूसरे, इसको नहीं रोका गया तो दिक्कत होगी। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये है कि नहीं ही रुका, क्योंकि कई बार संस्थान जो होते हैं, मतलब स्टेट जो होता है, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव से मिलकर तो बनता नहीं है, वहां से लेकर के जुडिशियरी तक जाता है। तो यदि ये होता है, और तब बहुत ही चौकस रहना पड़ेगा विपक्ष को। अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट के लिए कहां किस तरह से ये छोड़ रहे, किस तरह से घटा रहे, एक ही फिर उपाय बच जाता है। अदरवाइज ये पूरा चुनाव सिर्फ ऑन ऑफ हो जाएगा। ये पूरा चुनाव जो है बीजेपी की ओर ले जाने की पूरी कवायद है। ये सतर्क रहने की जरूरत है। राम प्रकाश, अभी जब आप सुन लीजिए, इस समय की लेटेस्ट चर्चाओं में भी तमाम समर्थकों का ये मानना है कि बिहार चूंकि कई इंटरनेशनल बॉर्डर्स को टच करता है, इसलिए सुरक्षा बहुत जरूरी है, और इसी वजह से 7 चरणों में चुनाव करा। कौन बोल रहा है कई इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है? कौन लिख रहा है? बताइए उसको। उसको इतनी जानकारी नहीं बिहार का इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ टच करता है, नेपाल के अलावा क्या है? कल मैं एक चैनल पर राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद हैं फैसल अली साहब, वो भी पत्रकार रहे हैं, उनको मैं सुन रहा था। मैंने आज उनसे संपर्क करने की कोशिश की, इस डिबेट में आने से पहले वो हो नहीं पाया, तो मैं उनसे पूछता कि आरजेडी का क्या स्टैंड है, लेकिन वो बता रहे थे कि मीटिंग हुई है आरजेडी के तमाम नेताओं की एंड दे विल मूव फॉर कोर्ट। वो इसको कोर्ट में लेके जाएंगे, इसको कोर्ट में चुनौती देने की बात राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो है, आप कह सकते हैं कि वो सामने आ रही है, और जाना भी चाहिए बिल्कुल, और सिविल सोसाइटी के लोगों को भी जाना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी बात, ये बड़ा सवाल, इससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि कोर्ट जाकर के राहत कितना पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। आप कोर्ट जाकर के भी राहत पाने की उम्मीद अगर रखे हुए हैं तो फिर भगवान जाने। संजीव सर, कितनी बड़ी समस्या है ये? बिहार के लोग इससे निकल पाएंगे? आप इस छद्म से तो निकल गए कि ऑपरेशन सिंदूर में कितनी बड़ी सफलता अर्जित कर ली हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इस छद्म से तो बिहार निकल गया, लेकिन क्या इस खेल से बचा पाएगा बिहार अपने आप को? देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर के प्रसंग में हम लोग बात करते ही थे, ये रुक भी जाएगा तो ये जो भाई जी नीचे कह रहे हैं उसी नैरेटिव के साथ ये लोग आगे बढ़ेगा। और झारखंड में भी इन लोगों ने कोशिश की है। झारखंड तो और भी उसका कोई सीमा कहीं किसी से भी नहीं लगता, यहाँ तो नेपाल थोड़ा है भी, तो बात होती है। आधार कार्ड को ना डॉक्यूमेंट मानना, ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। जो आप लोगों ने कहा कि आधार कार्ड, सब लोग जानता है कि आधार कार्ड हर जगह आप जोड़े जाने की बात कर रहे हैं, तो यानी आप अपने ही डॉक्यूमेंट को तो सबसे पहले निगेट कर रहे हैं। असल बात है क्या? असल बात है कि आरजेडी के पास जो मुख्य, मैं महागठबंधन में और दलों की बात अभी नहीं कर रहा हूं, आरजेडी के पास 32% का वोट बैंक है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सभी जातियां एक ही जगह पे वोट करती हैं ना। 15 का सारे चुनाव लेटेस्ट में 15, 20 और 24 के चुनाव पैटर्न ऐसा बताते भी नहीं, वोट पैटर्न ऐसा बताते भी नहीं, लेकिन मेजॉरिटी यहां करती है। ऐसा बीजेपी के तरफ जो एनडीए गठबंधन है, ऐसा कोई भी दल नहीं है जिसके पास ये वाला वोट बैंक है। ये समझना चाहिए राम प्रकाश। 32% से जिसकी शुरुआत होती हो, 33% से, ये वाला कोई नहीं है। तो वैसे में आरजेडी एक तो सबसे पहले आगे रेस में आगे होता है। दूसरा कि तेजस्वी यादव को लेकर के, चाहे वो सर्वेज हो, अलग अलग समूहों के सर्वे हो, या बिहार में आप कहीं भी घूम जाइए, लोकसभा चुनाव में 2-4 जगह मैं भी गया था, तो तेजस्वी यादव को लेकर के एक पॉजिटिव करंट है। तो ये एक एड ऑन हो रहा है महागठबंधन की तरफ। ऐसे में इनका मुकाबला कैसे किया जाए,
तरह तरह के ऑपरेशन सिंदूर वगैरह ये सब चीजें, इनका जो अपना हथियार है वो सब तो करते ही रहते हैं। तो ये मुकाबले का तरीका जो अपनाया जा रहा है उसमें कई सारे, जिसको कुछ लोग फ्रीबीज कहते हैं और निगेटिव टर्म में देखते हैं, चलो भाई मैं ये मानता हूं कि पैसे जाने चाहिए, वृद्धों को पैसे जाने चाहिए, गरीबों को पैसे जाने चाहिए, 5 किलो चावल भी जाना चाहिए, तब तक जाना चाहिए जब तक कि आप भूख से मरने की स्थिति पूरी तरह से सुनिश्चित, सबके घर में अनाज न पहुंच जाए, तब तक जाना चाहिए। लेकिन ये सारी कोशिशें कर रहे हैं इसलिए कि इनका वोट बढ़े, फॉर्म भराया जाएगा, ये सब होगा, उसी के सीरीज में, उसी की कड़ी में ये कवायद है राम प्रकाश। अब बिहार की जनता, सवाल यही है कि बिहार की जनता यदि एग्जीक्यूट हो ही गया, हाई कोर्ट से रोक नहीं लगा, तब की बात मैं कह रहा हूं कि फिर मुकाबला करने के लिए एक तो आपको अब उसको कैसे कहें, कुछ इस मार्जिन से वोट किया जाए कि इनके लिए मुश्किल हो जाए। मान लिया 10 लाख, तब भी आप देखिए पिछला 15 का हो 24 का हो, वोट मार्जिन दोनों गठबंधनों का बहुत कम है। 10 लाख वोट आप छीन लेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। तब हम आपसे यही कहेंगे कि डेमोक्रेसी की लूट हो गई। ये यदि होता है तो तब प्रॉपर विजिलेंट होना पड़ेगा, उस वक्त लाना पड़ेगा, क्या होगा मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूं। जैसे महाराष्ट्र वाले मामले में अभी समय था, महाराष्ट्र वाले मामले में सैंपल भी था जिसको लेकर के चुनाव आयोग को घेरा जा सकता था, लेकिन यहां तो चुनाव हो जाएगा। यहां तो फरवरी, ये सब सारी कवायद जून से जुलाई में की गई है। अब एक एक वोटर भी यदि चला जाए या कोई पार्टी चला जाए कि यहां सब ऐसी धांधलियां हो रही हैं, तो ये निर्णय करते करते चुनाव करा लेंगे। बाकी का फिर है महाराष्ट्र का केस कि भाई अब तो सरकार बन गई तो क्या करें। तो ये है, तो इसलिए लोकतंत्र के लूट की पूरी तैयारी है। जो पलड़ा भारी है महागठबंधन का, उसमें मतलब कंसोलिडेटेड वोट के हिसाब से और एक नेता के हिसाब से उसको किस तरह से मैनेज करके, डिफीट करके, लूट करके उससे आगे बढ़ा जाए, यही एनडीए कर रही है।